Hello everyone, welcome to YouTube channel of Jokta Academy. As you all know that we have started new initiative called Quest 2023 जिसमें कि हम GS को MCQs के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं. Under this initiative I am taking care of polity and Indian Constitution section. So today's video is second lecture in this series. हमने पहले लेक्चर में प्रीएम्बल को पढ़ा. आज ये दूसरा लेक्चर है. पॉलिटी में हम हर चैप्टर को टॉप 10 to 15 MCQs टॉप MCQs के थ्रू थोरली कवर कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद चैप्टर कॉल्ड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements regarding constituent assembly are correct? First, it resulted from a direct election. Second, it was based on a universal adult franchise. Third, it was constituted under the scheme formulated by the cabinet mission plan. So let's understand first about constituent assembly. जो constituent assembly है वो बनाई गई थी to frame the Indian constitution. इंडिपेंडेंट भारत को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी. सो लेट्स अंडरस्टैंड ये पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड क्या है. जो उस समय का हमारा भारत है ये 1946 का इंडिया है. ये दो टाइप में बटा हुआ था. एक तो था ब्रिटिश प्रोविंसेस, दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स. ब्रिटिश प्रोविंसेस जो रेड कलर से है और जो येलो से है ये प्रिंसली स्टेट्स. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनी थी दो टाइप के मेंबर से. एक तो था मेंबर फ्रॉम द ब्रिटिशली स्टेट्स, दूसरे थे मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स. और जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ के मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस. जो रिस्पेक्टिव प्रिंसली स्टेट का जो प्रिंस था उसने मेंबर्स को डायरेक्टली नॉमिनेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. अब जो ब्रिटिश इंडिया है ये जो रेड वाला पोर्शन है यहाँ से जो मेंबर आए थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड आए थे. इनडायरेक्टली जो एक होता है इलेक्टेड, एक होता है नॉमिनेटेड. नॉमिनेटेड माने मनोनीत, जिसमें कि डायरेक्टली जो प्रिंस था उसने मनोनीत किया था. दूसरा जो इलेक्टेड है वो भी टू टाइप के होते हैं. एक है डायरेक्टली इलेक्टेड, सेकंड है इनडायरेक्टली इलेक्टेड. डायरेक्टली इलेक्टेड है जिसमें कि जो कॉमन मास है वो डायरेक्ट वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करता है, जैसा कि आज के समय में MLAs और MPs इन लोकसभा के केस में होता है. दूसरा होता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिसमें कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इलेक्ट करते हैं जो मेंबर्स हैं, इन केस हियर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अगर आज के टाइम में कोरिलेट करना है इनडायरेक्ट इलेक्शन को तो ये होता है जैसा हमारा राज्यसभा के जो MPs होते हैं उनका प्रोसीजर होता है. उसमें क्या होता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है MLAs वो उनको इलेक्ट करते हैं, ना कि हम कॉमन मास डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. तो इस तरीके से ये कंपोजिशन थी उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. हाँ, एक और बात, जो ब्रिटिश इंडिया के केस में जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे इनको जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो थे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज. और जो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर थे ये डायरेक्टली इलेक्टेड थे. बट यहाँ पे जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो नहीं था. देयर वाज लिमिटेड फ्रेंचाइज. ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. पहला है रिजल्टेड फ्रॉम अ डायरेक्ट इलेक्शन, विच दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, बोथ था डायरेक्ट पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड. सेकेंड, इट वॉज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि गलत है. इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है जहाँ पे कि सभी को वोट देने का अधिकार होता है, जैसा कि आज के टाइम में है. उस समय ऐसा केस नहीं था. उस समय लिमिटेड था, लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज था.
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के केस में है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सेकंड, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन, जो कि बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन क्या था, इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे लिए इतना जानना है कि जो कैबिनेट मिशन है वो ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स थे जिसके अंडर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? First meeting of Constitution Assembly was held on 9th December 1946. Second, there was 389 members in the Constituent Assembly. Third, Dr. Sachidanand Sinha was its interim president. So, answer will be all of the above. जो हमने अभी देखा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जो जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो हमने एक फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ के रिवाज को फॉलो किया कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होगा उसको इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया था। इंटरिम होता है टेम्परेरी प्रेसिडेंट, और जो उस समय के इंटरिम प्रेसिडेंट बने वो बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बट लेटर ऑन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको इलेक्टेड किया गया प्रेसिडेंट, और जो HC मुखर्जी है उनको इलेक्टेड किया गया वाइस प्रेसिडेंट। सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इंटरिम प्रेसिडेंट, इंटरिम माने टेम्परेरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देयर वाज 389 मेंबर्स, ये भी सही है। जो फर्स्ट मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1942 को हुई थी, ये भी सही है। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यूनियन पावर्स कमिटी, इसके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इसके चेयरमैन सरदार पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, इसके चेयरमैन HC मुखर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट? सो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, सी। जो ये थर्ड कमिटी है प्रोसीजर कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं हमारी डिफरेंट कमिटीज़। सो स्टूडेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस था ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत ही डाइवर्स देश है। यहाँ पे हर टाइप की डाइवर्सिटी है, चाहे वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, रेशियल डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो। कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है। सो टू कैटर द नीड ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हमें एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी जिसमें कि हम हर सेक्शन का ध्यान रख सके और जो सभी के लिए स्वीकार्य भी हो। सो इस नीड को कैटर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग अलग कमेटी बनाई, जिसमें कि 8 मेजर कमेटी थी और कुछ जो सब कमिटीज़ थी। जो मेजर कमिटीज़ थी उसमें कुछ एक सी जो इम्पोर्टेंट कमेटी है वो है यूनियन पावर्स कमेटी, जिसके चेयरमैन नेहरू थे। दूसरी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरमैन भी नेहरू थे। तीसरी थी जो स्टेट कमिटीज़ है फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स है, इसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू थे। अब कभी कभी जो स्टूडेंट है इस कमेटी को, थर्ड को फोर्थ के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, जो थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। सो हमेशा ध्यान रखना है स्टेट कमेटी जो फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है सरदार पटेल की थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो इतनी डिफरेंट कमेटी थी ये अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करते थे ड्राफ्टिंग कमेटी पे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी फिर वो अलग अलग जो कमिटीज़ थी उनकी रिकमेंडेशन को उसके बेस पे एक ड्राफ्ट तैयार करते थे, जो कि फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। इसके 7 मेंबर्स थे, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दिस इज द फोटो ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct about constitution? Indian Constituent Assembly adopted the constitution on 26th January 1950. Original document of the Constitution of India was handwritten by B.R. Ambedkar. C.
Dr. Rajendra Prasad and H.C. Mukherjee were elected as its president and vice president of the Constituent Assembly. So answer will be C. जो हमारा preamble है वो हमें बताता है date of adoption and enactment of the Constitution which is 26 November 1949 और जो हमारी date of commencement of Constitution है वो है जनवरी 26 1950. सो दो डेट्स है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. पहली है डेट ऑफ इनेक्टमेंट एंड एडॉप्टमेंट जो कि 26 नवंबर 1949 है. सेकंड है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1950 है. सेकंड जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ये रिटन था इंग्लिश में और इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा हुआ था. सो जो हमारा ऑप्शन था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन बाय B.R. अम्बेडकर, ये गलत है क्योंकि एज भी अभी हमने देखा कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन बाय रायजादा जी थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड H.C. मुखर्जी हमने देखा कि जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो बाद में राजेंद्र प्रसाद और H.G. मुखर्जी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is correct about Indian Constitution? Original Constitution contain preamble, 8 schedule, 12 parts and 395 articles. B.N. Rao was appointed the constitutional advisor of the Assembly. 3. It took 2 years, 11 months and 11 days to complete the Constitution. जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 शेड्यूल थे, 12 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स और प्रीएम्बल था. बट जो आज के टाइम वाला है उसमें प्रेजेंटली 12 शेड्यूल है, 25 पार्ट्स है और 400 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज करेक्ट. सेकंड जो B.N. राव थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र अपॉइंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. एंड सेकंड थिंग जो M.N. रॉय है ही वाज फर्स्ट हु mooted द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो दो नाम याद रखने हैं B.N. राव और M.N. रॉय. B.N. राव थे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र और जो M.N. रॉय थे ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने की आइडिया दिया था टू हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में 2 साल 11 मंथ्स 17 डेज लगे थे. हमने अभी देखा था जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और जो हमारा डेट ऑफ एडॉप्टेशन था जिसको कि हमने प्रीएम्बल में देखा वो क्या था 26 नवंबर 1949. सो जो ये पीरियड है ये पीरियड था हमारे नियरली जो 300 है ये 3 years है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आर करेक्ट? फर्स्ट, इट रिजॉल्व्ड फॉर इंडिया टू बिकम अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक. सेकंड, इट रिकमेंडेड टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड, इट रिकमेंडेड हैविंग अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद पावरफुल यूनियन. चलिए जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस था हमने पिछले चैप्टर में देखा कि इट वाज प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड एडॉप्टेड लेटर ऑन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था नेहरू जीज विजन अबाउट इंडिया. नेहरू जी का जो विजन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो सब इनकॉर्पोरेट किया था उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, क्या फंडामेंटल होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, वो इनकॉर्पोरेट किए गए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे जिसके बेस पे बाद में बना हमारा प्रीएम्बल. बाकी तो हमने सारी चीज़ें प्रीएम्बल में देख ली है. यहाँ पे हम देखेंगे ये रिकमेंड करता था टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे कि
जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है स्टेट्स और यूनियन के बीच में। इसका ऑपोजिट हुआ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि पावर कंसंट्रेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो उन्होंने ये रिकमेंड किया था। दूसरा था टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स दो टाइप की हो सकती है, एक रिटन, दूसरी अनरिटन। रिटन है जिसका एग्जाम्पल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन है जिसका एग्जाम्पल है यूके की कॉन्स्टिट्यूशन। यूके की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, वो अनरिटन है, और जो वहाँ की पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है। यहाँ तक कि इतना कहा जाता है कि पार्लियामेंट ऑफ यूके इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट चेंजिंग अ मैन इनटू वुमेन। सो हमारा क्वेश्चन था इट रिजॉल्व फॉर इंडिया टू बिकम अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। ये स्टेटमेंट भी सही है। एक रिकमेंड टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। इट रिकमेंडेड हैविंग ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये रॉन्ग है। हमने अभी देखा कि इट रिकमेंडेड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, which of the following statement is correct about Indian Constitution? Idea of DPSP, Directive Principle of State Policy, is borrowed from the Irish Constitution. Second, idea of constituent concurrent list is borrowed from the Australian Constitution. Idea of emergency provision is borrowed from the German Constitution. Okay, जो आइडिया ऑफ DPSP है ये लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से। ये है यूरोप का मैप, और विद इन यूरोप ये है यूके, दिस इज आयरलैंड। नदर्न आइलैंड है वो पार्ट होता है यूके का, और जो आयरलैंड सदर्न आयरलैंड है वो खाली आयरलैंड है। DPSP ली गई है आयरलैंड से। सेकंड है आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। जो सब्जेक्ट्स है वो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनियन सब्जेक्ट, दूसरा है कंकरेंट, तीसरा है स्टेट। यूनियन जिसमें कि एक्सक्लूसिव यूनियन की ज्यूरिसडिक्शन होती है, स्टेट जिसमें कि एक्सक्लूसिव स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन होती है, और जो कंकरेंट है उसमें स्टेट और यूनियन दोनों की ज्यूरिसडिक्शन होती है। सो दिस आइडिया वाज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है आइडिया ऑफ एमरजेंसी प्रोविजन। अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं इसको विद दी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। सो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। आइडिया है जो आइडिया टू हैव एमरजेंसी प्रोविज़न लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, बट सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी वो आइडिया लिया गया है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। और यहाँ पे हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इमरजेंसी की बात करते हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन था, आइडिया ऑफ DPSP इज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। आइडिया ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन इज बोरोड फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज रॉन्ग। ये आइडिया लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से आइडिया लिया गया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 2 ओनली, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, From which of the following country did India borrow the parliamentary system of government? Answer will be UK. So students, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा होता है डायरेक्ट। रिप्रेजेंटेटिव फर्दर प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री के टाइप होता है। पहले समझते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे कि जो मास है वो डायरेक्टली लेजिस्लेटिव जो फंक्शन होता है स्टेट का उसमें पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे यूरोपियन नेशन है जो कि जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड है, वो एग्जांपल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। वहाँ पे
लेजिस्लेशन के लिए जो कॉमन मास है वो डायरेक्टली वोट करता है। सेकंड है जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ये प्रैक्टिस जो बड़े बड़े नेशंस है जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। इसमें दो टाइप है, पहला है प्रेसिडेंशियल फॉर्म जिसका एग्जांपल है यूएसए, और सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म जिसका एग्जांपल इंडिया है और यूके है। और मोस्टली दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस्ड ओवर द वर्ल्ड। अब थोड़ा सा इसका जो डिटेल है वो हम आगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में समझेंगे। यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द पार्लियामेंट एंड लॉ मेकिंग बॉडी होता है। बट जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा रियल पावर है बजाय कि प्रेसिडेंट के। बट जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पे जॉय बाइडन जो प्रेसिडेंट है उनके पास ज़्यादा पावर है बजाय कि प्राइम मिनिस्टर के। यहाँ तक कि हमें वहाँ की प्राइम मिनिस्टर का भी नाम ध्यान नहीं होगा। सो हमने ये जो फीचर है वो लिया गया था ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो आंसर विल बी ब्रिटेन। नेक्स्ट, Which of the following constitution provision was borrowed by Indian Constitution from British Constitution? इनमें से कौन सा फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटेन से लिया है? पहला है जुडिशियल रिव्यू, सेकंड आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, थर्ड है बाइकैमरलिज्म, फोर्थ है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो हमने अभी देखा था पीछे कि जो आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट है वो तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, ये तो ऑस्ट्रेलिया से लिया था। और जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी है ये हमने जो बाइमार कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का वहाँ से लिया था। जो जुडिशियल रिव्यू है ये आइडिया हमने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू को हम आगे जुडिशियरी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ हमको इतना ध्यान देना है, जुडिशियल रिव्यू होता है जिसमें कि जो जुडिशरी है वो चेक करती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ, कि क्या कोई लॉ है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है या नहीं है, उसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। सो दो स्टेटमेंट तो गलत हो गई। जो बाइकैमरलिज्म है ये आइडिया हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब समझते हैं बाइकैमरलिज्म होता क्या है। जो बाइकैमरलिज्म है, बाय का मतलब हुआ दो, कैमरलिज्म का कि दो हाउस जिसमें कि लेजिस्लेचर होता है। इन इंडियन केस ये हम दो उसमें देखते हैं, एक है बाइकैमरलिज्म एट सेंटर और एक है एट स्टेट। जो सेंटर में है बाइकैमरलिज्म, दो हाउस है, वो कौन कौन से होते हैं? वो है, एक तो है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। और जो स्टेट के केस में है, एक तो है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो बाइकैमरलिज्म होता है जहाँ पे कि दो हाउस होते हैं। जब हम सेंटर लेवल पे देखते हैं तो ये दो हाउस, एक लोकसभा हो गया जहाँ पे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड होते हैं, दूसरा होता है राज्यसभा, वहाँ पे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड होते हैं जिनका अलग अलग रोल होता है। बट जब बात करते हैं स्टेट्स की, यहाँ पे एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरी है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कि विधान परिषद भी कहते हैं। ये हर स्टेट्स में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स में इंडिया में जो बाइकैमरलिज्म सिस्टम एग्जिस्ट करता है, सिर्फ 6 स्टेट में है। और जो वो 6 स्टेट है वो है यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र। इससे पहले J&K में भी होता था, पर अब सिर्फ 6 स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म प्रैक्टिस होती है इंडिया में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट बोरोड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग यूनियन, सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, थर्ड, रेजिडुअल पावर्स वेस्ट एट द यूनियन, डी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सो आंसर विल बी डी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा।
जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने मेजर 4 प्रोविजंस लिए हैं। पहला है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि जुडिशरी के लेक्चर में हम और डिटेल में समझेंगे। सेकंड है फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग यूनियन। थर्ड है रेजिडुअल पावर्स बेस्ड एट द यूनियन। फोर्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स। सो जो ये तीनों फीचर है ये दिखाता है कि यूनियन, ये फीचर्स है जिसमें कि यूनियन को ज़्यादा पावर दी गई है। तो एक छोटा सा ट्रिक है कि जो कैनेडियन से फीचर्स लिए उसको याद रखने का कि ऐसा फीचर्स जिससे कि यूनियन स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो हमने कनाडा से लिए हैं। सो आंसर विल बी डी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, इसको हमने आयरलैंड से लिया गया है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को विद आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।